हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो हेलो हेलो। आज थोड़ा व्यस्तता थी तो जरा जल्दी जल्दी में मैंने ये केस स्टडी बहुत फटाफट तैयार की। हो सकता है कोई गलती हो तो माफ करिएगा। जो है क्या करें, आज हालात ऐसे बन गए कि मैं शाम को 5 बजे बैठ जाता हूँ रोज और उसके बाद में अगले 4 घंटे लगभग मैं देता हूँ केस स्टडी को, पर्टिकुलर वाली। ठीक है, और उस दौरान जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी कई बार गलतियां हो ही जाती हैं। चलो ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, आज हम बीएफएम मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 11 में पार्ट 2 यानी दूसरा लेक्चर है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीखेंगे। एक और लेवल आगे ले चलते हैं। सर रोज तो क्लास चलती है, रोज चलती है लाइव क्लास, रोज ज्वाइन करते हैं सभी लोग। हिमांशु सर, क्या एरर क्या आ रही सर? अभी हिमांशु सर, अभी आपने ज्वाइन कर रखा है मौके पर ना, जो आप बोल रहे हैं सर, अभी करंटली आपने ज्वाइन कर रखा है ना? गुड इवनिंग, हेलो। ओके, आपने मोबाइल नंबर पे इन्फॉर्म किया था हमारे, फिर भी नहीं ज्वाइन करने दिया। ओके अच्छा, ट्विटर हैज स्टार्टेड? नहीं सर, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ हो जाएगा सर। ये बीएफएम में लाइव क्लास पढ़ लीजिए आप। अगर ट्विटर हैज नॉट स्टार्टेड अगर एरर आती है तो ऐप को क्लोज करिए, दोबारा से वापस आइए तो चल जाता है। अच्छा, आज प्रॉब्लम हो रही थी, मे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। आज जो है पता है, 9:02 में मैं ही थोड़ा लेट आया हूँ। अभी हार्डली 2-2.5 मिनट हुए हैं और बज रहा है 9:06 तो मैं ही जो है 9:04 पर मैं ही आया हूँ, तो मे भी इस वजह से शायद आपको एरर हो रही होगी, है ना? नहीं नहीं, मैं 9 बजे स्टार्ट नहीं किया था, आज गड़बड़ मेरे एंड पर है। 9 बजे की लाइव क्लास थी, लेकिन मेरे ख्याल से मैं 9:04 पर स्टार्ट किया हूँ, तो मे भी उस 4 मिनट के दौरान आपको ये एरर आई होगी, आई बिलीव। कोई नहीं, चलो 2 मिनट लेट लपट चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब सभी लोग जो है ज्वाइन कर चुके हैं। हियर इज द डेटा। ये डेटा आपको दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं डेटा क्या है। XYZ बैंक लिमिटेड एनालाइज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 5 जोन्स फॉर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 वर्षों का, पिछले 5 सालों का, 5 साल ये हो गए, 5 ईयर्स हो गए, और 5 जोन है इस बैंक के। उन्होंने उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एनालाइज किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन 5 जोन का, 5 सालों का स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन फॉर 5 ईयर्स इज गिवन। तो यानी कि इसमें क्या है कि इन्होंने आपके लिए मेहनत करी हुई है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन भी कैलकुलेट करके दे दिया है। हम इससे पहले जो केस स्टडी करते थे इसी में फंसे रहते थे कि सर ये चाहिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, राइट? यहाँ इन्होंने बोला कि ये सब मेहनत मत करो, मैं सब करके देता हूं, तुम बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो। अब ये सिचुएशन है फ्रेंड्स। ओके, तो इस अबव डेटा से, फ्रॉम द अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज्यूमिंग दैट द बैंक्स क्रेडिट एक्सपोजर इज एट इक्वल लेवल फॉर ईच जोन। यानी कि हमें ये मान लेना है कि बैंक ने जो लोन दिया है, एक्सपोजर जो लिया है, वो हर एक जोन का सेम है। अहमदाबाद ने भी 500 करोड़ के लोन बांटे, चेन्नई ने भी 500 करोड़ के, दिल्ली ने, कोलकाता ने, मुंबई ने 500 करोड़ के ही लोन बांटे हुए, हम ये मानकर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं? मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लिया है सबने, ये डेटा आपके सामने है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एविएशन अब ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये अहमदाबाद का है, पहले साल का 10, दूसरे साल का 3। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है करोड़ में, 10 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 11 करोड़। जब इसको टोटल करेंगे तो 36 करोड़ आ जाएगा। ये आप जोड़ लीजिए, 10, 3, 4, 8 और 11, तो 36 करोड़ आ जाएगा। जब आप इसका मीन निकालेंगे तो 36 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो 7.20 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की प्रक्रिया आप लोगों ने सीखी हुई है। मैं बस केवल समझा रहा हूं कि ये जो डेटा है वो यहां से लेकर के यहां तक एक डेटा है। पिछली केस स्टडी में हम यही इतना सॉल्व करते थे। ठीक है, इसमें क्या किया, 10 में 3 13 हो गए, 13 और 4 हो गए 17, 17 में 8 7 25, 25 और 11 36,
है ना, तो ये टोटल हमारा 36 आ गया। अब इसको 36 को नंबर ऑफ आइटम है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7.20 मीन हमारा निकल आया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन हमारा 3.56 डिवाइडेड बाई 7.20 कर दीजिए, तो ये हमारा मीन आ चुका है। ठीक है, यही कैलकुलेशन सबके लिए इन्होंने कर रखी है, सबके लिए कर रखी, हमें करना नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी समझना जरूरी होता है कि हाँ डेटा दिया क्या है। अब इसमें से हमें बताना है, फ्रॉम लिखना था, फॉर्म लिखा हुआ है, फ्रॉम बिजनेस रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू द परफॉर्मेंस ऑफ जोन व्हिच इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रिस्क एक्सपोजर। कौन सा मतलब हमारा जोन है जिसमें रिस्क एक्सपोजर सबसे ज्यादा है, दूसरा कहां पर सबसे कम रिस्क है, तीसरा रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन फॉर ऑल जोन पुट टुगेदर फॉर XYZ बैंक लिमिटेड। यानी कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन के साथ में रेशियो निकालना है सारे जोन का एक साथ में, ये कैलकुलेशन करनी है। फिर कुछ क्वेश्चन मैं ट्रेजरी बिल के लिए आपके लिए लेकर आया हूं, ट्रेजरी बिल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करेंगे आज जो है, ये भी कैलकुलेशन, क्योंकि कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी डिस्कस की जाए उससे पहले थोड़ा सा ये एक जरा सा फंडा क्लियर करते हैं कि आखिर ये जो डेटा आपको दे रखा है बताता क्या है। ठीक है, ये हम क्लियर कर लेंगे तो केस स्टडी आप आसानी से आंसर कर पाओगे। देखो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का रेशियो निकाला करते थे, राइट। जितनी भी केस स्टडी की हमने ये कैलकुलेशन करी हुई है। ये है क्या वाकई में अपनी बुक में नहीं है, लेकिन इसको एक्चुअल में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसे क्या बोलते हैं, सीबी। स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन को जो है हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। अपने सिलेबस में नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है, पर फिर भी जान लीजिए कि इसको स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 अगर करते हैं उसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो हम अभी तक क्या निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का रेशियो निकालते थे, उसी को अगर पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करिए तो एक ही बात आप कैलकुलेट करेंगे, एक ही बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ दो बैट्समैन लिए हमने, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। जो बैट्समैन ए है वो औसतन 40 रन बनाता है, जो बैट्समैन बी है वो औसतन 60 रन बनाता है। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हमें दिया हुआ है, और इसमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का रेशियो अगर हम निकालें, इसका दोनों का निकालिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का मतलब हुआ 10 डिवाइडेड बाई मीन हो गया 40 इंटू 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देना ताकि थोड़ा समझ में आए। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी चाहो तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, है ना। उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा 25% आ जाएगा। कितना, 10 डिवाइडेड बाई 40, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन इंटू 100, है ना, यहां से तो हमारा कितना आ गया, 25%। इसी तरीके से ये कैलकुलेट कर लें अगर हम, तो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 6 हो जाएगा और मीन 60 हो जाएगा इंटू 100, तो ये 10 हो जाएगा, ये से काटेंगे तो हमारा कंफ्यूज हो गया मैं, कहाँ गए, ठीक है 10 हो गया, 10। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारा कितना आया, 10। इसका 10 है, इसका 25 है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, मैं बस आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अब वो देखिएगा। इसका मतलब है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 10 फॉर बैट्समैन बी, सो द बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट कंपेयर टू बैट्समैन ए। ये बता रहा है कि जिसका जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम हो वो बैट्समैन उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब कहने का कि देखो ये बंदा जो है औसतन 40 रन बनाता है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 25 है। ये बंदा औसतन 60 रन बनाता है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 10 है। इसका मतलब अगर तुम्हें दांव लगाना है तो किस घोड़े पर दांव लगाएं, इस बैट्समैन पर दांव लगाइए, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। क्या बता रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 60 का औसत लेता है तो हो सकता है कभी 65 बनाए, कभी 55 बनाए, कभी 50 बनाए, है ना, कभी 70 बनाए, इसी के आसपास रहेगा। ये हो सकता है 40 बनाता है, कभी 10 भी बना देगा, कभी 0 पर भी आउट हो जाएगा, कभी 60 भी जो है पीट पाट के ठोकेगा। मतलब कहने का जो है कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग है। ये बंदा बड़ा ही कंसिस्टेंट है, जो कमिटमेंट करेगा तो खुद की नहीं सुनेगा। ये उस टाइप का बंदा है कि जो एक बार मैंने कह दिया तो कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो कहने मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन हमें क्या बताने का प्रयास करता है, जितना ही ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन होगा हालात उतने ही बुरे होंगे। सरल सी बात में ऐसे समझ लो, मैं एकदम सरल शब्द में बता रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन का रेशियो जितना ज्यादा होगा हालात उतने ही खराब होंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। बात समझ में आई। तो अगर जैसे हम बोले
कि एक का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन 10 है, एक का स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन मान लीजिए 60 है, एक का जो है 5 है, एक का 0.2 है, तो भाई हमारे लिए सबसे अच्छा कौन है? 0.2 वाला। क्यों? क्योंकि ये एकदम जो है विचलित नहीं होगा, जो इसने कहा है वो अच्छा करेगा। ये एकदम से बेकार आदमी है, धोखा ही देगा, मतलब कहने का स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन आपको यही बताता है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? जैसे मैं हर रोज 9 बजे क्लास ले पाता हूँ, ठीक है, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, और पता चलता है कभी 9 बजे हो रही, कभी मन कर रहा है 10 बजे हो रही, कभी हो ही नहीं रही है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। बस यही बात आपको स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन आपको समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो अगर ये बात थोड़ी बहुत आपके दिमाग में भेजे में घुसी है तो अब हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर आते हैं, अगर हर डायलॉग में सर वो सलमान खान का नहीं, डायलॉग किसी का भी हो जो है कमिटमेंट वाला, थोड़ा याद ही आ जाता है। तो देखो यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन अगर हम देखें, देखो ये बताने का क्या प्रयास कर रहा है, ये अब देखो पता चल रहा है कि जो ये बंदा है ना, चेन्नई वाला जोन जो है, ये एकदम परेशान आदमी है, मतलब आपको डुबाएगा ही डुबाएगा। मतलब समझ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है? चेन्नई जोन। क्यों? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन सबसे ज्यादा है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते, ये कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन उसी जगह पर मुंबई की अगर मैं बात करूं तो इनका सबसे कम है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहीं पर सबसे कम है। इसका मतलब हम मुंबई पर दांव लगा सकते हैं, ये सबसे अच्छे लोग हैं, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, ठीक है। अब इस चीज को अगर तुम देखना भी चाहो तो देख भी सकते हो। देखो कैसे देख सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखो 7 है वैल्यू, फिर 7 से 12 हुई, 12 से 5 हुई, 5 से 8 और 6, इनका जो वैल्यूज का सेट है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आसपास ही है। उसकी जगह पर अगर आप ये वाला देखेंगे तो यहाँ देखिए परफॉर्मेंस में, तो इनका 3 है, फिर 8 हो रहा है, 8 से फिर 1 हो रहा है, 1 से 6 हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है, मतलब जंपिंग जो है बहुत ज्यादा होती है। अगर वहां से समझ सको तो ठीक है, नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं है। ये समझ लेना कि चेन्नई में रिस्क सबसे ज्यादा होगा, मुंबई में रिस्क सबसे कम होगा। और अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कहे तो कर सकते हो, सबसे ज्यादा इसका है, एक नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये। अगर पूछता है इनकेस तो अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये है, बिजनेस के रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस जोन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रिस्क एक्सपोजर वाली है, सबसे मैक्सिमम रिस्क किसके पास है। अगर हम दांव लगाएंगे तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन देगा? जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन सबसे ज्यादा होगा वही हमको जो है सबसे ज्यादा रिस्क देगा। तो चेन्नई पर हम दांव नहीं लगा सकते 0.61 होने की वजह से। तो पहले का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा चेन्नई, ठीक है। क्वेश्चन में कठिनाई नहीं है, थीम में कठिनाई है कि आखिर ये क्वेश्चन चाहता क्या है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये आपकी मैकमिलन बुक में है, चैप्टर नंबर 11 में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, मैं कोई अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब मैक्सिमम रिस्क जो है एक्सपोजर कौन से का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बता दीजिए। और उसके बाद में सबसे लीस्ट रिस्क किसका होगा? गुड गुड गुड। सबसे कम रिस्क जो है मुंबई पे है, ठीक है। सबसे कम रिस्क एक्सपोजर मुंबई का है, क्योंकि इसका 0.36 है, और इसका जो है चेन्नई का मेरे ख्याल से 0.61 या समथिंग ऐसे था, ठीक है। मुंबई का लिस्ट है रिस्क है, और मैक्सिमम रिस्क हमारा जो है चेन्नई का है। अब अगर आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कह देगा, घटते या बढ़ते क्रम में, तो वो भी आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, राइट। आप कर लेंगे ना अगर बढ़ते या घटते क्रम में कहे तो, ठीक है, चलो कर लेंगे। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे मांगता है, इस बस 3 ही क्वेश्चन बन पाए हैं, इसमें ज्यादा बनता भी नहीं है। द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन फॉर ऑल जोन्स पुट टुगेदर फॉर XYZ बैंक लिमिटेड, यानी कि जितने भी जोन हैं इन सबको एक साथ ले आइए और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन कैलकुलेट करके बता दीजिए, ये सवाल है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आइए, ये क्वेश्चन कहता है कि सारे जोन एक साथ अगर ले लिए जाएं, तो भाई देखो सारे जोन अगर एक साथ लेने हैं फ्रेंड ना, तो आपको क्या करना होगा, ये सारा ऐड करिए, ठीक है। तो हम ऐड तो कर सकते हैं, देखो ये ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद इसका जो है टोटल निकालो, फिर इसका मीन निकालो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन कैलकुलेट करके ये वैल्यू हमको बतानी है। और कैसे, ये सारा जोड़ना है, 10
+3 +12 +6 +7, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा तो है यार, क्या ही है, नहीं लिखा है, चलो कोई नहीं। ये हमारा हो गया 38 आ रहा है मेरा इसका टोटल। देख लीजिए, अगर टोटल गड़बड़ हो तो मुझे बताइएगा जरूर। 3 + 8 अगेन 8 + 9 + 12, ये 40 आ रहा है। 4 + 1 + 9 + 2 + 5 21, और 8 + 6 + 2 + 3 + 8 27, और ये हो जाएगा 11 + 4 + 4 + 5 + 6 20, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं, अगर ये मेरी कैलकुलेशन सही है, जरा देखिए आप लोग कंफर्म करिए कि ये सही है, क्या ये कैलकुलेशन सही है? 38 40 21 27 और 20 आ रहा है क्या? 30 कहाँ आ रहा है? लास्ट वाले में 30 आ रहा है क्या? पूरा बता दीजिए, पूरा बता दीजिए। लास्ट 30 है, ठीक है चलो 30 है। मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, ठीक है 30 है। तो देखो बेसिकली अब सवाल ये हो जाता है कि आपके पास में 38 है, 40 है, 21 है, 27 है और 30 है। ये जो नंबर्स दी हुई हैं इनका आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। सिंपल सा सवाल, आप ऐसे समझ लो कि आपको ये जो डेटा सेट दिया है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन कैलकुलेट करना है, बस। अब ये आपका केस स्टडी का असली सवाल ये बना। सर आपके पास ये डेटा है, आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन कैलकुलेट करना है, इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन कैलकुलेट करके दे दीजिए। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, अब आप लोग कर सकते हैं। टोटल मेरे ख्याल से आ रहा है, जो लोग शेयर कर रहे हैं, 156 आ रहा है टोटल, यानी इन सबको जोड़ेंगे 156, फिर उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 31.20 आ रहा है। ठीक है 31.20, यानी कि ये हमारा x बार हो गया, मीन हमारा निकल आया। अब उसके बाद में जब मीन निकल आया तो आगे की प्रक्रिया आपको पता है। ये आपने लिख लिया ना 38 40 21 27 और 30। मैं आंसर की तरफ आपको ले चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, जिनका कैलकुलेट हो गया वो आंसर कर दीजिए। हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के टोटल को मीन के टोटल से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट एक है। लेकिन ये सब इतना ज़्यादा मत करा करिए, कंफ्यूजन एग्जाम में बना लेंगे आप। सिंपल सा है। चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं सर? हिमांशु सर क्या है आपका क्वेश्चन, जो है मैं देख लूँ। ये सर आपने कैलकुलेट किया है 2.85 जो आ रहा है आपका, कैलकुलेट किया हुआ है आपने? 3 का सी ए, ऊपर का स्क्रीनशॉट, ओके। ये है डेटा, इसी में आपसे पूछ रहा है कि सारे जो है जोन का एक साथ इकट्ठा करके, और फिर जो है ये सारा इकट्ठा करके ये कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल रहा है। दैट इज द क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करिएगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उसको डिवाइड करिए मीन से। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आ गया है कि मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं आप लोगों को, अगर कहिए तो।
ये है आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन जो मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। हियर इट इज। देखिए जब अपन जोड़ते हैं तो इसका 38, इसका 40, 21, 27 और 30 आता है। जब टोटल करोगे तो 156 और जब मीन निकालोगे तो 31.20। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो 7.85 आना चाहिए। देख लीजिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन देखनी है, कोई नहीं देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन देखनी है। एक मिनट रुकिएगा बस। मैं ये डेटा ले लूँ ना ताकि जो है अपन कहीं खाली जगह देख करके कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है नहीं। चलो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला डेटा है 38 है, दूसरा 40 है, तीसरा 21 है, चौथा 27 है और पांचवा जो है 30 है। टोटल करने पर हमारा 156 आता है। और इससे मीन निकालने के लिए जब अपन ये x है इसका मीन निकालेंगे तो 156 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 31.20 आ रहा है मेरे ख्याल से, राइट। 31.20। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए 31.20 हर जगह लिख देते हैं। 31.20 ये x बार हो गया। अब तुम्हारा जिससे मन करे, जिसको घटाने मन करे घटा लो। x माइनस एक्स बार ही कर देते हैं, मेरा मन कर रहा है यही करेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो 38 में से 38 माइनस 31.2 करेंगे तो 6.80 आ गया। 40 माइनस 40 में से 31.20 घटाएंगे तो हमारा 8.80 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है 21 माइनस 31.20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.20। उसके बाद में 27 माइनस 31.20 घटाएंगे तो हमारा आ रहा है, ये माइनस में है, ये भी माइनस 4.20 लिख दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उस बात का। और 30 माइनस 31.20 इक्वल टू 30 माइनस 31.20 इक्वल टू माइनस में 1.20 आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये नहीं चाहिए होता, हमें माइनस से छुटकारा लेना होगा तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे। तो बस इसको स्क्वायर कर लीजिए तो 6.8 इंटू इक्वल टू मेरे ख्याल से 46.24 आ रहा है। कैलकुलेशन जरा चेक करते चलिएगा, बताइए अगर गड़बड़ हो मेरे से तो बताते चलिएगा। ठीक है, 8.8 इंटू इक्वल टू 77.44 10.20 104.04 4.20 इंटू इक्वल टू 17.64 और 1.44 ये आ गया फ्रेंड्स। ठीक, अब इसका टोटल निकाल लीजिए तो 1.44 प्लस 17.64 प्लस 104.04 प्लस 77.44 प्लस 46.24 तो ये आ रहा है फ्रेंड्स हमारा 246.80। सही है ना, यहाँ तक कैलकुलेशन है ना। ठीक है, तो ये आ गया। बस अब इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकलता, पहले वेरिएंस निकलेगा, है ना। वेरिएंस इक्वल टू होता है ये जितना भी हमारा आया हुआ है यानी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो ये हमारा 246.80 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ आइटम है यहाँ पर 5 है ना मेरे ख्याल से, हाँ 5 है। तो बस इसको डिवाइड बाई 5 कर दीजिए तो फ्रेंड्स ये हमारा आ जा रहा है 49.36 हमारा आ गया वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिए तो 49.36 का अंडर रूट वर्गमूल निकालिए तो वर्गमूल हमारा अंडर रूट आ जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 7.03 के आसपास है, 7.02 के आसपास आ रहा है, ये है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन भी कैलकुलेट कर लेंगे। 7.03 डिवाइडेड बाय मीन कितना है हमारा 31.20।
तो 7.03 डिवाइडेड बाई 31 पॉइंट इक्वल टू 0.225 है ना, 0.225 यानी कि 0.23 के आसपास आ रहा है मेरा। हाँ लगभग यही आ रहा है, 0.23 के आसपास आ रहा है। पूरी कैलकुलेशन ऐसे ही करा करिए फ्रेंड, जो है एकदम मतलब पता है ब्लैंक पेपर पे, अपने आप को चैलेंज करना है तो ब्लैंक पेपर पे ही करिए। कैलकुलेशन का असली मजा तभी आता है, क्योंकि गलती करोगे कुछ करोगे तो यहाँ सीखोगे, पुराना कुछ ना रहे और अपने, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मिटा दूं, आगे बढ़ जाएं हम लोग। सर आईपैड में देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? गूगल क्रोम खोलिए, क्रोम वहां भी होता है, सफारी होता है, वहां ओपन कर लीजिए, क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन सर्च करिए, और उसके बाद में एक कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड SVKJM डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर OTP डालिए, देखिए आईपैड कोई भी चीज हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, मैकबुक हो, मार्क जकरबर्ग का टैबलेट हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप देख सकते हैं। हाँ गलती करेंगे तो भाई दिक्कत तो होगी ही। अभी ये एक्चुअली इसमें स्टेप्स ही तो हैं, इसीलिए तो ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट सा है, क्योंकि एक हल्की सी वैल्यू कैलकुलेट करने में इतनी सारी मेहनत है। अब तुम सोचो कि अगर इसने अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करना चाहता, मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर ये ट्रिकी करना चाहता क्वेश्चन को, और ये क्या करता, आप सोचो इस बात को, मेरी बात को सोचना, ठीक है, ये सब ना दिया हो ये पूरा डेटा ही ना दिया हो, बस यहाँ तक का दे दे डेटा आपको, या ये भी ना दे, केवल इतना दे दे डेटा, फिर क्या ही होगा आपका, सोचिए। अब क्या होगा, हर एक में मीन निकालो, हर एक में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 स्टैंडर्ड डेविएशन तुम कैलकुलेट करते, तब जाके पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाते। अच्छा ठीक है, आईपैड में CIB पे शोक ऐप अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वो भी ठीक है, ऐप से भी कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर क्वेश्चन कठिन करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, इतना डेटा दे देगा, ये सब गायब कर देगा आपके लिए। अब क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि बताओ कि जो है कौन सा रिस्क एक्सपोजर किसका सबसे ज्यादा है, तो तुम्हें क्या करना होगा, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे सबका, और फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन कैलकुलेट करोगे, और तब जाकर के आंसर कर पाओगे। चलो ठीक है, क्लियर हो गई मेरे ख्याल से बात आपको। तो इसका आंसर अपना लगभग यही आ रहा है, 0.25 के आसपास में, तो इसी को आंसर मान लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, सबसे नियरेस्ट यही है, तो अपन यही मान लेंगे। हो गया। डिफिकल्ट तो करेंगे ही सर, वो रियायत करने वालों में से नहीं है, IIBF बिल्कुल मानने वाला नहीं है, जो मैं कह रहा हूं हो सकता है वो कर ही दे, जैसा है ना ठीक है। हाँ एक चीज और है, पता है एग्जाम में ना, मतलब कुछ लोग पता है, एक एक बड़ी अजीब सी बात है, कुछ लोग पता है क्यों फेल हो जाते हैं, मैं कारण बताता हूँ। क्या है ना, एग्जाम को अटेम्प्ट करने की भी एक रणनीति होती है। कभी भी ना इस मकसद से न चलना कि हमको सारे क्वेश्चन एक तरफ से अटेंड करने हैं। क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आए तो अटेंड करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ और वापस आकर के दोबारा पढ़ो। मेरी बात समझे क्या कह रहा हूँ? जैसे क्या हुआ, 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन तक जाने में पता चला कि 1.5 घंटे लग गए। अब बाकी के आधे घंटे में तुम 50 क्वेश्चन देखोगे, तुम सोचो 1.5 घंटे में तुमने 50 क्वेश्चन देखे और बाकी आधे घंटे में तुम 50 क्वेश्चन देखोगे, ऑब्वियसली तुम्हारा जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहतर है हर एक केस स्टडी लेकर नहीं बैठनी होती है, हर एक केस स्टडी हमको लेकर के भी नहीं बैठनी होती है। तो अटेंड हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन। और खास करके एक और बात बताऊं, आप देखना, मेरी बात को ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर के 99 और 100, जो ये 5-6 क्वेश्चन होते हैं, ये पक्का वन लाइनर होते हैं। 99 और 100वां क्वेश्चन तो 100% वन लाइनर होगा, और जो आप आसानी से कर पाएंगे। लिख के ले लीजिए मेरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, सबसे पहले 99 नंबर क्वेश्चन पे दबाइएगा, मैं वहीं जाऊंगा, देखिएगा आप वन लाइनर सिंपल सा क्वेश्चन होगा, 100% है। शुरुआत में बहुत कठिन रखते हैं, सबसे शुरू में बहुत कठिन रखते हैं, क्योंकि वो आपका मनोबल वहीं तोड़ते हैं कि भैया ये लो 4 केस स्टडी आ गई, लगातार 20 क्वेश्चन आ गए 5-5 नंबर के, बेहोश हो गया बंदा कि जाने दो यार। उसके बाद के 80 क्वेश्चन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम यही घबराए बैठे हैं, अरे यार ये तो कुछ होगा ही नहीं हमारा। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी जरूरी है वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक ट्रेजरी बिल इशू हुआ है, नहीं माइनस मार्किंग नहीं है, 14 दिन के लिए, जिसका प्राइस जो है 99.60 है, तो कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक यील्ड इसका। ट्रेजरी बिल का इंट्रिंसिक यील्ड जो है आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड क्वेश्चन है, ये वाले ट्रेजरी बिल वाले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए रख देगा आपको। ओके,
कर सकते हैं, लास्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो बड़ा सरल सा था, जब भी मैंने एग्जाम दिया, बैठे एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन पढ़ते चला गया धड़ाधड़, ठीक है। अगर मुझे पता चला कि हाँ जैसे कमर्शियल पेपर का सरल सा क्वेश्चन है, आंसर किया, नहीं तो नहीं। पता चला कि लास्ट तक पूरे 100 क्वेश्चन मैं देख आया, जब देखा तो पता चला कि 10-12 क्वेश्चन तो हो ही गए जो एकदम मक्खन माफिक थे। वो 10-12 क्वेश्चन मेरे उसी अटेम्प्ट में, मतलब उसी बार में ही हो गए, और इतना करने में हार्डली 20 मिनट लगे, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब मेरा माइंडसेट बन गया कि हाँ भाई मेरे बस की कौन कौन सी केस स्टडी है, मेरे बस के कौन कौन से सवाल हैं। फिर मैं वो आकर के उस मतलब एक माइंडसेट, जैसे मतलब ऐसे समझ लो कि तुमको दिल्ली जाना है तो एक बार दिल्ली तक पूरा सड़क देख लो, पूरा रोड देख आओ। अब तुम्हें पता चल गया कि हाँ दिल्ली में जाने में कहाँ कहाँ रोड खराब है, तो जहां जहां रोड खराब है वहां के लिए तैयारी उसी हिसाब से बना लो। सिंपल सा पूरा माइंडसेट ये तैयार करके चलना होता है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल का अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अच्छा है, काफी सारे लोग आंसर भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, वही देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है फिर ये मक्खन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन जो है कोई दम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि फ्रेंड्स एक नंबर में पूछते जरूर हैं, कहीं ना कहीं रखा मिल जाएगा। ये होता है फार्मूला जो है फ्रेंड्स यील्ड का, यील्ड इक्वल टू 100 माइनस पी अपान पी इंटू 365 अपान डी इंटू 100। यानी अगर आपको यील्ड कैलकुलेट करनी है तो 100 माइनस पी अपान पी इंटू 365, सॉरी हाँ ठीक है 365 अपान डी नीचे रहेगा इंटू 100। ये है एज पर आरबीआई फार्मूला, ठीक है। आरबीआई के हिसाब से पी क्या है, जिस रेट पर तुमने परचेज किया है, जिस रेट पर आप खरीदते हैं, और डी क्या है, डेज टू मेच्योरिटी। डेज, ये थोड़ा सा डी जरा ध्यान दीजिएगा, डेज टू मेच्योरिटी, खेल यहीं पर होता है। देखो पी फॉर प्राइस, हमने कितने का खरीदा, बात खत्म हो गई। डी क्या है, डेज टू मेच्योरिटी, मतलब सरल सी बात है, कितने दिन मेच्योरिटी के बचे हैं, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कितने दिन मेच्योरिटी के बचे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब वो चाहे जैसे भी लैंग्वेज दे, आपको बस ये देखना है कितने दिन बचे हैं मेच्योरिटी के। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एक ट्रेजरी बिल 14 दिन के लिए इशू हुआ है, तो भाई अगर 14 दिन के लिए इशू ही हुआ है तो मेच्योरिटी में कितने दिन बचे हैं, 14 दिन ही बचे हैं। अगर मान लो कोई ट्रेजरी बिल है वो 91 डेज का है, 91 डेज का है, और 50 दिन बाद आपको रेट पूछ रहा है, 50 दिन बाद रेट पूछ रहा है, ट्रेजरी बिल कितने, ट्रेजरी बिल की मेच्योरिटी 91 डेज की है, और आपसे पूछता है कि 50 दिन के बाद इसकी यील्ड बताइए। तो देखो 50 दिन तो चले गए सर, हमको क्या चाहिए, कितने दिन बचे हैं मेच्योरिटी के, तो हमें 41 दिन का कैलकुलेट करना होगा। सो आवर कैपिटल डी विल बी 41। मैं बस यही आपको समझाने के, यहां पर ज्यादा जोर इस बात पर दीजिएगा, मेच्योरिटी में कितने दिन बचे हैं, दैट इज डी। सिर्फ एक ही चीज है जो यहाँ लॉजिकल है, बाकी सब आंख बंद करके वैल्यू रखने का है। सिर्फ डी पर ध्यान दीजिएगा, जितने दिन मेच्योरिटी के बचे हों सिर्फ वही कैलकुलेट करें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर बहुत बेहतर दिया कि मान लो हमारा ट्रेजरी बिल जो है 91, देखो ट्रेजरी बिल किस उसमें आते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, इसी में तो आते हैं फ्रेंड्स, किसके अलावा और कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेजरी बिल किस फ्रीक्वेंसी के लिए इशू नहीं किया जाता है। तो जरा सा एक बार देख करके बताइए कि इसके अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी होती है क्या ट्रेजरी बिल की। ठीक है, यही तीन होती हैं, 91 डे के लिए, 182 डे के लिए इसका डबल होता है, और इसी का डबल होता है ये 364 डे। तो उसमें एग्जाम में ये दिया हुआ था कि इनमें से किस फ्रीक्वेंसी, मतलब किस टेनर के लिए ट्रेजरी बिल इशू नहीं होता है। तो 365 दिन के लिए नहीं इशू होता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान दिला रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, मान लो ट्रेजरी बिल आपका 91 डेज का है, और उसमें से मान लो 30 दिन बीत गए हैं, 30 डेज जा चुके हैं, ठीक है। वो पूछता है कि 30 डेज के बाद इसका यील्ड कैलकुलेट करिए। एक जो हमारा ट्रेजरी बिल है वो 91 डेज के लिए इशू किया गया है, उसकी मेच्योरिटी 91 डेज की है, और अभी 30 दिन खरीदे हुए बेच चुके हैं, तो अब आपको यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो डी की वैल्यू कितनी लेनी है, 30 लेनी है या 91 माइनस 30, 61 लेनी है। तो ध्यान रखिएगा मेच्योरिटी में कितने दिन बचे हुए हैं वो, ठीक है, मेच्योरिटी में कितने दिन बचे हुए हैं वो लिया जाता है। तो हमारा 61 डेज जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर बन करके सामने आएगा, ठीक है। तो 61 दिन हम लेंगे, क्लियर हो गई बात। अब ये सरल सा क्वेश्चन है कि ट्रेजरी बिल 14 दिन के लिए इशू है। अब अगर इशू ही 14 दिन के लिए हुआ है तो मेच्योरिटी में कितना दिन जो है, अगर इशू 14 दिन के लिए हुआ है और प्राइस ये है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 14 दिन हो जाएगी, सीधी सी बात है सर, क्योंकि 14 दिन के लिए इशू है तो 14 दिन ही इसकी मेच्योरिटी बची हुई है। और पी फॉर प्राइस में 99.60 उठा करके रख दीजिए, बस केवल कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन का दम खत्म है, अगर आपको ये फार्मूला याद है, कुछ नहीं है,
वैल्यू रखनी है 100 माइनस पी यानी 99.60 अपान पी 99.60 इंटू 365 डिवाइडेड बाई डी, डी स्टैंड फॉर 14 डेज ईयर इंटू 100। बस अब कैलकुलेशन केवल करनी है, इसको अगर करेंगे तो 0.40 आ जाएगा अपान 99.60 इंटू 365 अपान 14 इंटू 100। बस उसके बाद अब ये और कुछ मत करिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए सीधे और धड़ाधड़। हाँ सही है, जिन लोगों ने आंसर किया है वेरी गुड। आ जा रहा है 10.47 है ना, 10.47% आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई वो कठिनाई नहीं है, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फार्मूला क्या होता है 100 माइनस पी, पी क्या है कितने में खरीदा है, अपान पी इंटू 365 डेज अपान डी। डी में थोड़ा सा लॉजिक है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं कि डी का मतलब कितने दिन मेच्योरिटी में बचे हुए हैं, है ना। जैसे हमारी शादी में बाकी हैं हफ्ते 4, तो वो 4 हफ्ते जो बचे हैं वही, शादी कब तय हुई वो मुद्दा नहीं है, 4 हफ्ते बचे हैं वही मुद्दा है यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। मैं छठवां नहीं दिखाऊं, नहीं तो लोग जो है छठवां सॉल्व करने लगेंगे। देखो ट्रेजरी बिल में जो टेनर होता है, ट्रेजरी बिल हमारे देश में 91 डेज के लिए इशू होते हैं, या 182 डेज के लिए इशू होते हैं, या 364 डेज के लिए इशू होते हैं। बस केवल मतलब 3 टेनर के लिए इशू होते हैं। मेरा मन है, मैं अंबानी का बेटा हूं, मैं बोलता हूं मुझे 90 दिन के लिए ट्रेजरी बिल लेना है, तो आरबीआई बोलता है तुम अंबानी के बेटो अपने घर रहो। सिर्फ 3 तरीके के जो है ट्रेजरी बिल हमारे पास हैं, 91 डे के लिए ले लो, 182 दिन के लिए ले लो, और 364 दिन के लिए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी भी मांगेंगे तो नहीं दूंगा। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ 3 टेनर के लिए ट्रेजरी बिल इशू होते हैं। अरे नहीं सर, शादी वाली बात मैंने मजाक में कही है। ठीक है, चलिए, ट्रेजरी बिल का मेच्योरिटी 182 डेज का है, एक ट्रेजरी बिल की मेच्योरिटी 182 डेज की है, और इसे आपने खरीदा है 96.48 पे। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसकी यील्ड, सरल सा क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा महिपाल सर आपने कि लास्ट वाले क्वेश्चन में 14 दिन कैसे। सर मैंने यही तो कहा था, देखो एक ट्रेजरी बिल इशू किया गया है कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए, तो मेच्योरिटी में कितने दिन बचे, 14 दिन, बात खत्म। समझे बात को, मेच्योरिटी में कितने दिन बचे। अगर तुम सोचो, मतलब अब ये ट्रेजरी बिल वाला मत लेना कि जैसे सर 91 डेज के लिए होता है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, वर्बल उसमें सेंस में ना जाइए, ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। जब मैं समझ गया आपकी बात कि यहाँ 91 डेज होना चाहिए था, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, टी बिल नहीं है, क्वेश्चन ऐसा डिजाइन कर दिया जाता है, लिटरल मीनिंग में नहीं जाना है उसका। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप उस लिटरल मीनिंग में जाए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, आई एग्री उसके साथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मान लेते हैं ट्रेजरी बिल की जगह। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से। देखो सरल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कितना है मेच्योरिटी, 182 दिन, सो इट इज डी। उसका हम कितने पर परचेज किया है, 96, तो इट इज पी। क्या फार्मूला है हमारा, 100 माइनस पी अपान पी इंटू 365 ऊपर रहता है अपान डी इंटू 100। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, डी ऊपर और 365 नीचे मत रख दीजिएगा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, 100 माइनस पी ऊपर 365। ठीक है, तो अब हमारा कितना है, 100 माइनस पी हो गया, हमारा खरीदा है हमने 96.48 में अपान 96.48 इंटू 365 अपान डी कितना 182 दिन इंटू 100। ये छोटा सा एक माइनस कर लीजिए और उसके बाद में कैलकुलेटर उठा करके केवल कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और योर आंसर विल बी दिस। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसी में देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा घुमाना चाहे तो कैसे बना सकता है, जो आपको प्राइस सीधे लिखा हुआ है ना, ये बोल देगा कि हमने जो है ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू पे 10% डिस्काउंट पर इशू किया है, फेस वैल्यू पर 10% का डिस्काउंट है, और फेस वैल्यू कितना है दिया रहेगा, मान लो 100 रुपीज, फेस वैल्यू ट्रेजरी बिल की 100 रुपीज है, और जो परचेज प्राइस है वो फेस वैल्यू पर 10% डिस्काउंट पर है। तो भाई सीधी सी बात है, 100 रुपए लिखा हुआ है मतलब फेस पे, और उस पर 10% का डिस्काउंट है,
तो इसका मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 100 रुपए की चीज 90 रुपए की तुम्हारे हाथ लग गई, तो तुम्हारा परचेज प्राइस क्या हो जाएगा 90 रुपीज। आपका परचेज पी कितना हो जाएगा 90 रुपीज हो जाएगा। बस ये है फ्रेंड्स, ओके, मीन्स 90 का। हाँ बस मतलब अगर वो एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाए तो बेसिक सी मैथमेटिक्स है, उसमें कंफ्यूजन नहीं पालनी। जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में एक क्वेश्चन दिखाया था, याद करिए, सिंपल सा स्टैंडर्ड डेविएशन ना दे करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दिए, 1 2 3, और यहाँ पर वो बता दिया क्या नाम है, मतलब मान लो शेयर की वैल्यू बता दी थी, कॉस्ट बता दी थी, और यहाँ डेविएशन फ्रॉम मीन लिख दिया था, डेविएशन फ्रॉम मीन। अब क्या हुआ कि हम जनरली क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखी होती है उस पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या डेविएशन फ्रॉम मीन भी दे दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या हो गया। नहीं सर देखिए, ज्यादातर ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू पर डिस्काउंट पर ही इशू होंगे, मैक्सिमम फेस वैल्यू पर इशू होगा, फेस वैल्यू से महंगे पर जो है ट्रेजरी बिल इशू नहीं किए जाते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा घुमाएगा आपको, जो पढ़ा है यूज वही होना है, लेकिन थोड़ा सा घुमाएगा। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 270 डेज कमर्शियल पेपर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 व्हेन यील्ड इज दिस। सवाल पूछ रहा है कि प्राइस कैलकुलेट करना है, यानी बोले तो पी कैलकुलेट करना है, जिसका डी इतना है। देखो 270 दिन का सीपी, इसका मतलब जो है हमारा जो डी है, मतलब नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग 270 दिन है, तो डी हो गया 270, और ईल्ड जो हम कैलकुलेट करते रहे, ईल्ड वो दे रखी है 7.57 दे रखी है। ठीक है मैम, कोई इशू नहीं है, अगर आसपास आ रहा है तो चल जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर होगा, बाकी नियर बाई आंसर आपका यही रहने वाला है। ओके, तो अब आपको बताना है कि उसका प्राइस क्या है, यानी कुल मिलाकर के फ्रेंड्स सेम है, बस केवल पी कैलकुलेट करना है। इस बार ईल्ड दे रखी, पी कैलकुलेट करना है, बस इतना ही है, ट्विस्टिंग है ना। ईल्ड का हम क्या करते थे फार्मूला, 100 माइनस पी अपान पी इंटू 365 डिवाइडेड बाई डी इंटू 100, राइट। अब ईल्ड दे रखी है, कितना दे रखा है इसने 7.57, यहां रख दो उठा करके। पी हमें पता नहीं है, डी हमें पता है, डी कितना है 270। बस अब इसको कैलकुलेट करके फ्रेंड्स हमें पी निकालना है, बस इतनी सी कहानी रह जाती है। ठीक है, ये लेकर के कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसे चाहें तो 100 माइनस पी अपान पी लिख दिया मैंने, ये चीज यहां लिख दी और बाकी सारा उधर ले गया, तो इक्वल टू हो जाएगा 7.57, ये 270 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और इधर ये 365 365 इंटू 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस पी अपान पी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन कर लीजिए फटाफट, तो 7.57 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.056 के आसपास आ रहा है मेरा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस पी इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.056 पी। अब अगर पी को इधर लाएंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा 1.056 पी इक्वल टू 100 बचेगा। अब अगर पी केवल चाहिए तो 100 डिवाइडेड बाई 1.056, दिस इज योर पी। तो 100 डिवाइडेड बाई 94.6969 ऐसे करके आ रहा है, 94.6969। सो हियर इट इज। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अगर क्वेश्चन मतलब जैसे इसमें क्या है कि हम सीधे यील्ड कैलकुलेट किया करते थे, यहाँ क्या प्राइस कैलकुलेट करवा लिया, तो मतलब थोड़ा सा ब्रेन को ओपन रखिएगा। मान लीजिए कि मैं ना पढ़ाऊं आपको, तो भी एग्जाम में थोड़ा सा इस बात को सोचिएगा कि क्या हम उल्टा चल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, हमने अभी तक क्या किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी जो है डेली की वॉलेटिलिटी जो है डी होती है, तो उसको अंडर रूट टी से मल्टीप्लाई करके हम वीकली या मंथली निकालते हैं, यही करते हैं ना, वीकली या मंथली निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं डी इंटू अंडर रूट टी, मान लो मंथली है। ठीक है, लेकिन तुम सोचो इस बात को कि तुम्हें मंथली वॉलेटिलिटी दे दे, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने कोई क्वेश्चन किया नहीं है, आपको मंथली वॉलेटिलिटी दे दी और आपसे डेली वॉलेटिलिटी अगर पूछ ले, तो क्या करोगे नहीं सवाल को? मेरी बात समझो क्या कह रहा हूं। हमेशा हमने आपको अभी तक जो न्यूमेरिकल कराए वहां डेली वॉलेटिलिटी दी हुई होती थी। मैं आपसे बोलता था कि 16 दिन की बता दो तो अंडर रूट 16 से मल्टीप्लाई करते थे, बोलता था 30 दिन की बता दो तो या 30 दिन की कर देते थे, पूरे साल की बताता था तो 252 से,
√205 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन तुम सोचो कि तुम्हें पूरे साल की दे रखी है, यू हैव द वॉलेटिलिटी फॉर एंटायर ईयर, यानी 52 डेज की वॉलेटिलिटी मान लो 2.5% है, और आपसे पूछता है कि अब आप डेली वॉलेटिलिटी बता दीजिए, डी बता दीजिए, तो क्या हम रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, रिवर्स अप्रोच नहीं कर सकते? करेंगे। ठीक है, बात समझे मेरी बात को? ठीक है, तो अगर ना भी दिया हो तो कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग ओपन रखिएगा एग्जाम में। सर इसमें डी डेज की मेच्योरिटी क्यों नहीं निकाला, मतलब सर ये वाले क्वेश्चन में लास्ट कैलकुलेशन फिर से पी वाला? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो देखो मेरे हिसाब से केस स्टडी जो है डन है फ्रेंड्स। ठीक है, वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, तो अगर आप चाहें ड्रॉप कर दीजिए, यदि आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी तरफ से डन है। अगर आप ये चाहते हैं ये क्वेश्चन दोबारा से देखना तो देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 270 दिन की कमर्शियल पेपर है, तो इट इज योर डी। फेस वैल्यू का क्या कोई लॉजिक है यहाँ? कुछ नहीं, फर्जी का डेटा दिया हुआ है। उसके बाद में यील्ड कितना है, ये है, तो हम फार्मूला क्या लगाते थे, हमारा फार्मूला होता था, देखो यील्ड इक्वल टू 100 माइनस पी अपान पी इंटू 365 ऊपर रखते थे अपान डी इंटू 100, यही तो फार्मूला लगाते थे। अब देखो हमें पी पता नहीं है, वो बोल रहा है कि प्राइस पता करके दो, चलो ठीक है, तो हमें पी नहीं पता तो ये ऐसे ही रहने दिया, लेकिन हमें यील्ड पता है, तो हम यहाँ 7.57 लिख सकते हैं, जहां यील्ड है वहां 7.57 लिख दिया, इक्वल टू 100 माइनस पी यहां लिखा अपान पी यहां लिखा इंटू 365, वैसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। अपान डी कितना है अपना 270 दिन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कि कमर्शियल पेपर जो है वो 270 दिन मेच्योरिटी का है, बात बीच में कहीं ये नहीं लिखा कि 30 दिन बाद बताओ 18 दिन बाद बताओ, तो हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सीधे लिख दिया इंटू 100 कर दिया मैंने, ठीक बस। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको यहीं रहने दिया, इसको यहीं रहने दो, और बाकी ये सारी वैल्यू उधर ले जाओगे तो देखो ये जो डिवीजन है उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई वो डिवीजन में जाएगा, तो हमारा बनेगा क्या 100 माइनस पी अपान पी इक्वल टू 7.57 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100, यही तो शेप लेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए ये, तो 7.57 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा फ्रेंड्स ये आ जा रहा है, ये कैलकुलेशन करने पर 0.056 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब यहां तक अगर हम पहुंच गए तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, बाकी सब हो गया है, तो यानी हम बेसिकली 100 माइनस पी अपान पी इक्वल टू 0.056 के पास आ गए। ठीक है, अब ये पी इधर डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस पी 0.056 इंटू पी, राइट, या इसी को पी कह दीजिए 0.56। अब क्या होगा, इस पी को इधर ले जाएंगे तो 100 इक्वल टू 0.056 पी और प्लस पी और आ जाएगा, राइट, इसमें पी और जोड़े। अब ये बेसिक सी मैथमेटिक्स है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली 1 पी है, जैसे आम लिखा है तो 1 आम हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1.056 पी आ जाएगा 100 इक्वल टू। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी यहीं रहने दो, तो ये इधर डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है एक तरीके से। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.056, तो 100 को 100 को आप डिवाइड कर दीजिए 1.056 से, तो आपका 94.6969 समथिंग ऐसे आ रहा है, तो इसी को नियर बाई 94.70 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये था। नहीं, जैसे पूछ रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कि 365 दिन की है उसमें से 270 घटा करके, नहीं, इसमें लिखा ही है कि जो हमारा कमर्शियल पेपर है वो 270 दिन के लिए इशू हुआ है, जो हमारा कमर्शियल पेपर है वो 270 दिन के लिए इशू हुआ है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल करवा देंगे, मेरे पास बच ही नहीं रहा कॉन्सेप्ट, जो हालात हैं 50 दिन में मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं भगवान से रोज दुआ मनाता हूँ कि हे प्रभु कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप पूछते रहते हैं सर क्या पढ़ाएंगे, मुझे समझ नहीं आता कहाँ से लाए क्वेश्चन, क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ बनने कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी है टॉपिक, 50 दिन में 50 केस स्टडी आप मान कर चलिए, नहीं तो 40 तो लेकर ही रखिए। ठीक है, और जितने भी बीच बीच में जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं उसको भी यहाँ पर कर लेंगे अपन। ओके, तो देखो जो हमने डेविएशन वो उसकी बात की थी जो है वॉलेटिलिटी की, तो मैंने बोला था कि अगर जो है डेली वॉलेटिलिटी डी है तो जो है वीकली वॉलेटिलिटी डी इंटू अंडर रूट टी से निकलती है, यानी कि टी टाइम के लिए टी डेज की वॉलेटिलिटी
टी डेज की वॉलेटिलिटी डी इंटू अंडर रूट टी से निकलती है। टी 10 दिन है तो टी की वैल्यू 10, 30 दिन है तो 30, 15 है तो 15, यही आपको फार्मूला बताया था। ये डेली वॉलेटिलिटी डी इंटू जितना टाइम पीरियड इंटू टी। पिछली केस स्टडी में उसके पिछली में हमने ये पूरा करवाया हुआ है आपको। ओके, देखो अब सौरभ सर पूछ रहे हैं कि सर ये जो आया हुआ है यहाँ 5.75 परसेंटेज है तो क्या इसको 100 से डिवाइड नहीं करेंगे? इसका जवाब आपको इस क्वेश्चन से करिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसको कैलकुलेट किया था, इस क्वेश्चन को जब हमने कैलकुलेट किया था, यील्ड जो है कितनी आई थी? क्या 7.32 आई थी, या फिर जो है इसको पता चला था कि हमको 100 से डिवाइड करना पड़ा था? नहीं, जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा आंसर 7.32% ऑटोमेटिक आया है, कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं करना पड़ा था। ठीक है, तो अगर हमारा यील्ड जो है कैलकुलेट होकर के 7.32 परसेंटेज ही आ रही है तो इसका मतलब परसेंटेज हटा करके हम ये वैल्यू सीधे सीधे रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, ठीक है, तो बस हो गया फ्रेंड, जो है बहुत हमने बातें कर ली, मतलब भर का डिस्कस कर लिया। कुछ इसका जो है क्वेश्चन नंबर 10.47 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10.47 पास करेंगे सर, इस बार तो पक्का पास करेंगे। बस वही वही क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम में आने हैं डे ड्रीम जो है नहीं नहीं बता सकता कल का क्या टॉपिक रहेगा। सर मैं लगा तो हूँ, इस बार मैं ढूंढ ढूंढ के वही चीजें ला रहा हूँ फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा एक चीज और मैं महसूस करता हूँ, पता नहीं आप लोग जो है मतलब उसको एग्री करोगे या नहीं। मतलब पता है क्या, जब भी दिल की बात बता रहा हूँ, जब भी मैं केस स्टडी बनाने बैठता हूँ ना, तो कुछ केस स्टडी थियरी बेस्ड भी आती हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कुछ केस स्टडी जैसे एलसी की केस स्टडी होगी, उसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछता, उसमें कंडीशंस पूछता है, या रिस्क पहचानने वाली केस स्टडी होगी तो थियरी बेस्ड होगी, न्यूमेरिकल नहीं। फिर मैं सोचता हूँ कि आप लोग यही लिख दोगे, अरे सर क्या थू थू मचाए पड़े हो, ये सब तो पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं बनाता ही नहीं इसीलिए मैं न्यूमेरिकल वाली केस स्टडी लेकर रहा हूँ। लेकिन जरूरत है, मेरा विश्वास मानो, हमें जो है थियरी के साथ साथ कुछ, सॉरी न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ थियरी बेस्ड भी केस स्टडी या क्वेश्चंस एमसीक्यू करने की आवश्यकता है, यकीन मानिए आप। तो अगर आप लोगों को ये लगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन डाइजेस्ट कर सकते हो और ये नहीं कहोगे कि सर अरे मतलब बहुत सरल केस स्टडी, इतना सरल कोई पूछता नहीं है, तो मैं इस बार फ्रांस जाऊंगा और वहां से क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मैंने बात की हुई है किसी यूनिवर्सिटी में, वो बोल रहे हैं कि आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि पता ही नहीं चले क्वेश्चन आ कहाँ रहा है जा कहाँ रहा है ठीक है, तो कुछ केस स्टडी ऐसी करते हैं, ना केस स्टडी करें तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, है ना, ये बड़ा ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एमएसएमई की लिमिट हो गई, एमएसएमई अभी तो नहीं पूछ रहे हैं, नहीं तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, 100% रखते हैं। सर फॉरेक्स पूरा अच्छे से करवाया तो है, जो कसर थी उसको चैप्टर नंबर 24 में मैंने करवा दिया है, करवाते हैं। सिवाय सर जो है इनको टर्म वाली पिछली बार की केस स्टडी मेरे पास आई नहीं है, किसी ने शेयर नहीं किया। अगर किसी के पास हो तो प्लीज शेयर करिए, मैं जरूर करवाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पढ़ाने में अच्छा ही लगता है। लाइव हमेशा रहेगा, कहीं जाता नहीं है, लाइव आपको 4-10 घंटे में मिल जाएगा और वहीं पर बना रहेगा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मेरे हिसाब से जो है प्रीवियस 3 दिन की लाइव क्लासेस नहीं है, ओके, मैं देख लेता हूँ, जो है करवा देता हूँ अरेंज इसको, लाइव क्लासेस। ओल्ड वीडियो में 125 लिया है, किस चीज का बता रहे हैं शैलेंद्र सर जो है? हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस वर्टिकल पर भी करवा दूंगा सर, कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैंने इनकी केस स्टडी हॉरिजॉन्टल की हो गई और आपका आर्टमैन जेड स्कोर की हो गई, हेयर कट हो गया, इसका करवा रखा है, लेकिन आप दोबारा करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो केस स्टडी पहले करवाई वही दोबारा ना पढ़ाना पड़े तो बेहतर है, इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं तो करवा दूंगा सर। ओके, थ्योरी वाले क्वेश्चन करवाएंगे, 100% करवाना ही पड़ जाएगा, अदरवाइज जो है नंबर कहीं ना कहीं जो है लूज शुरू हो जाएगा, नंबर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं मुझे महसूस होती है ये चीज कि मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे जैसे मैंने वो बीच बीच में, बल्कि मैं आपको वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन फ्रेंड देता भी रहता हूँ मेरे ख्याल से, अगर आपने नोटिस किया होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको, जैसे आर्टमैन जेड स्कोर जो है, उन्होंने पूछा था आर्टमैन जेड स्कोर कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, कितने टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करके देता है।
आर्टमैन जेड स्कोर पढ़ा होगा आपने, तो बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन आया था पिछली बार, नहीं पिछली की पिछली, जून 2023 का है। आर्टमैन जेड स्कोर में कितने मतलब जो है कितने रेशियो की बात होती है। दूसरा सवाल, आर्टमैन जेड स्कोर कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, और जो है आर्टमैन जेड स्कोर में कितने रेशियो होते हैं, तो 5 रेशियो होते हैं फ्रेंड्स। और आर्टमैन जेड स्कोर 12 महीने 12 मंथ के पीरियड के लिए निकाला जाता है ना, 12 मंथ के लिए होता है, और देयर आर 5 रेशियोज। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अब तुम केस स्टडी कर लो आर्टमैन जेड स्कोर की, तो आंसर कर सकते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं 150% सर जो है 150% हो गया है क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड के लिए जो नया रिस्क वेट एसेट है, RW रिस्क वेट है क्रेडिट कार्ड का, वो 150% कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 में ही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाउंसेस। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो है 10 बज गए हैं रात के। कल फिर मिलेंगे इतनी ही मेहनत के साथ और इतनी ही शिद्दत के साथ काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। नहीं नहीं, अभी 150 लेना है सर। सर 150 लेना है। TCS में भी चेंजेस हुए हैं, अच्छा ओके। चलो ठीक है, सभी को गुड नाइट। मैं देख लेता हूँ, इनको अपडेट करवा देता हूँ।